मंत्र ग्रंथ में आज चलेगा अंतिम अत्यंताभाव। ठीक है जी, 7 पदार्थ है। उन 7 पदार्थों में अंतिम पदार्थ है कौन? अभाव। और उस अभाव के कितने वेद हैं? 4। कौन कौन? प्राग्भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्यभाव। उन 4 अभावों में से प्राग्भाव का और प्रध्वंसाभाव का विचार किया। अब अभी चलेगा अत्यंताभाव। तो देखिए, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अत्यंताभावः। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभावः। यथा भूतले घटो नास्ति इति। यथा भूतले घटो नास्ति इति। ठीक, देखिए भाई, अत्यंताभाव का लक्षण कर रहे हैं। तो लक्ष्य कौन है? अत्यंताभाव। और लक्षण क्या है? त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव ये लक्ष्य है। लक्षण इतना ही है, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता है कि नहीं? त्रैकालिक अर्थात नित्य, संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह। संसर्ग शब्द का अर्थ सामान्य अर्थ होता है संबंध। तो संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका, उस अभाव का नाम है क्या? अत्यंताभाव। ध्यान दीजिए भाई, क्या होता है? तो प्रतियोगी, अभाव का एक प्रतियोगी होता है। कौन होता है प्रतियोगी? जिसका अभाव हम लोग कह रहे हैं वही अभाव का क्या होता है? प्रतियोगी। जैसे घटाभाव प्रतियोगी कौन? घट। पटाभाव प्रतियोगी कौन? घट। और घटाभाव प्रतियोगी कौन? घट। घटाभाव प्रतियोगी कौन है? घट। तो उसको हम इस शब्द से भी बोल सकते हैं क्या? घट प्रतियोगिता का अभाव। क्या जी? घट प्रतियोगिता का अभाव। मतलब घट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा यह अभाव है। तो कौन अभाव? अभाव का उल्लेख घटाभाव। क्या बोलेंगे इसको? घट प्रतियोगिता का अभाव। अर्थ क्या हुआ? घट है प्रतियोगी जिसका, ऐसा अभाव। ठीक है, कौन अभाव? अभाव का उल्लेख घटाभाव। ठीक है, चलिए। पट प्रतियोगिता का अभाव, कौन अभाव होगा? पटाभाव। बरोबर है। मठ प्रतियोगिता का अभाव, पटाभाव। इतना समझ में आया ना? अभाव का कोई न कोई प्रतियोगी होता है। ठीक है। और घटाभाव प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहेगी, मनुष्य में मनुष्यता, कार्य में कार्यता, कारण में कारणता। तो ऐसा घट प्रतियोगी है ना, तो उसमें क्या रहेगी? प्रतियोगिता। क्या रहेगी? प्रतियोगिता। और प्रतियोगिता का अवच्छेदक, ध्यान दीजिए, प्रतियोगिता का अवच्छेदक एक धर्म होता है और एक संबंध होता है। क्या जी? संबंध होता है किसका? प्रतियोगिता का अवच्छेदक। और जो संबंध रहेगा और जो धर्म रहेगा उससे वो अवच्छिन्न हो जाएगी। कौन? प्रतियोगिता। समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया? अब हमको चिंतन ये करना है कि अभाव का कोई न कोई प्रतियोगी होता है, प्रतियोगी में प्रतियोगिता रहती है। अब उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म कौन होता है और उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन होता है? दो को खोजना है। किस किस को? संबंध को और धर्म को। तो लिख लीजिए एक नियम, ये न संबंधेन यस्य अभावः ससंबंधः प्रतियोगितावच्छेदकः।
ससंबंधः प्रतियोगितावच्छेदकः। यथा संयोगेन घटो नास्ति इत्यत्र, संयोगेन घटो नास्ति इत्यत्र प्रतियोगितावच्छेदकः संबंधः, प्रतियोगितावच्छेदकः संबंधः संयोगः अस्ति। संयोगः अस्ति। ध्यान दीजिए भाई, अर्थ समझना। तो येन संबंधेन यस्य अभाव, समझ में आया? जिस संबंध से, जिसका अभाव कह रहे हो, जिस संबंध से, वह संबंध ही हो जाता है क्या? प्रतियोगिता का अवच्छेद। प्रतियोगिता का अवच्छेद। जैसे ध्यान दीजिए, भूतल पर यदि घट रहेगा तो भूतल पर घट किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से रहेगा। अब समझ लीजिए सामने भूतल में घट नहीं है तो क्या रहेगा? उसका अभाव। तब क्या प्रतीति आएगी? संयोगेन घटो नास्ति। क्या? संयोगेन घटो नास्ति। अर्थात संयोग संबंध से घट नहीं है। तो घट किस संबंध से भूतल पर नहीं है? संयोग संबंध से। अर्थात संयोग संबंध से घट का अभाव। किस संबंध से कह रहे हैं? संयोग। तो संयोग संबंध हो जाएगा घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक। क्या जी? घटनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक। मतलब घटनिष्ठ, घट में रहने वाली जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग। फिर बोल सकते उस संयोग संबंध से अवच्छिन्न हो गई कौन? वो प्रतियोगिता। क्या हो गई जी? संयोग संबंध से अवच्छिन्न हो गई, युक्त हो गई कौन? वो प्रतियोगिता। तब क्या बोल सकते हैं हम? संयोग संबंधावच्छिन्न घट प्रतियोगिता का अभाव। क्या? संयोग संबंधावच्छिन्न घट प्रतियोगिता का अभाव। बोलो क्या? संयोग संबंधावच्छिन्न घट प्रतियोगिता का अभाव। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? संयोग हुआ। बात समझ में आई कि नहीं? अब दूसरा उदाहरण लीजिए। समझ लीजिए कपाल बना के सामने रखा है, लेकिन उसमें अभी घट बना नहीं है। तो उस कपाल मतलब घट है क्या? नहीं। तो उस कपाल में घट का क्या है? अभाव है। कपाल में घट का क्या है? अभाव। तो कपाल में घट का अभाव, कपाल में जब घट उत्पन्न होगा तो किस संबंध से उत्पन्न होगा? समवाय संबंध से। अवयव अवयवी का समवाय होता है। तो कपाल में घट किस संबंध से उत्पन्न होगा? समवाय। लेकिन अभी घट उत्पन्न हुआ नहीं है तो कपाल में घट का क्या है? अभाव है। प्रागभाव है। मतलब कौन सा अभाव है? प्रागभाव। अभाव लीजिए सामान्य रूप से। कौन सा अभाव है? कपाल में घट का क्या है? अभाव। तो समझ लीजिए व्यवहार हो जाएगा समवायेन घटो नास्ति। क्या? समवायेन घटो नास्ति। घटो नास्ति। समवाय संबंध से घट नहीं है। ठीक है? क्यों? समझ लीजिए आपके पास कोई घट है और उसका रूप काला है, तो रूप है क्या उसमें? रक्त रूप है क्या? तो समवाय संबंध से रक्त रूप का क्या हुआ? अभाव हुआ। किसका अभाव? रक्त रूप का अभाव। उस रक्त रूप का जो अभाव है, उस अभाव का प्रतियोगी कौन हुआ? रक्त रूप। प्रतियोगिता किसमें? रक्त रूप में। प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन? समवाय। क्योंकि समवायेन रूपो नास्ति। रूप हो सकता है तो किस संबंध से? समवाय। तो है नहीं रूप, तो समवायेन रूपो नास्ति। रूपो नास्ति। समवाय संबंध से क्या नहीं है? रूप नहीं है। तो रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध कौन हुआ? समवाय। तो क्या बोल सकते हैं? समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। क्या क्या? समवाय संबंधावच्छिन्न। बोलो। समवाय संबंधावच्छिन्न रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव। रूपनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव।
समवायेन रूपो नास्ति इत्याकारक अभाव। समवायेन रूपो नास्ति इत्याकारक अभाव। समझ में आया जी? समवाय संबंध से रूप नहीं है कि नहीं? इस प्रकार का अभाव। समझ में आया बात? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ जी? जिस संबंध से प्रतियोगिता का अभाव कह रहे हैं, अर्थात जिस संबंध से प्रतियोगी का अभाव कह रहे हैं, वह संबंध ही हो जाता है क्या? प्रतियोगिता का अवच्छेदक। प्रतियोगिता का अवच्छेदक। समझ में आया ना? तो देखिए, तो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह संबंध, संसर्ग शब्द का अर्थ सामान्य क्या है? संबंध। तो संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका ऐसा जो अभाव, उसको कहेंगे क्या? अत्यंत अभाव, है कि नहीं? और वो अत्यंत अभाव कैसा होता है? नित्य होता है कि नहीं? अब देखिए, भूतले घटो नास्ति, ये प्रतीति आ रही है। क्या बोलो? भूतले घटो नास्ति। भूतले घटो नास्ति। अर्थ क्या है? भूतल में घट नहीं है। अब देखिए, तीन प्रतीति आपके सामने रखता हूं। सामने कपाल है, कपाल में एक प्रतीति आ रही है, घट अभी कपाल में उत्पन्न हुआ नहीं है। तो कपाले घटो भविष्यति, क्या? कपाले घटो भविष्यति, ये प्रतीति आ रही है। तो कपाले घटो भविष्यति, यह कहने से क्या मालूम पड़ रहा है जी? कपाल में भूतकाल में घट नहीं है, वर्तमान काल में भी घट नहीं है, लेकिन भविष्य काल में घट आने वाला है। अर्थात वह त्रैकालिक नहीं है। क्या? घट का जो अभाव है, मतलब घट का संबंध वहां पर कैसा है? दो काल में नहीं है, एक काल में हो सकता है। तो त्रैकालिक संबंध से अवच्छिन्न वो प्रतियोगी नहीं होगा। अर्थात प्राग भाव का जो प्रतियोगी है वो त्रैकालिक संबंध से अवच्छिन्न नहीं है। अच्छा, घट बन गया, उसके बाद किसी ने तोड़ दिया, तो घट का क्या हुआ? ध्वंस हुआ, प्रध्वंस हुआ। अब क्या व्यवहार क्या हो रहा है? कपाले घटः ध्वस्तः, क्या? कपाले घटः ध्वस्तः। अर्थ क्या हुआ? कपाल में घट नष्ट हुआ। यह कहने से भी क्या पता चलता है कि घट इस समय नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, किंतु पूर्व में था। तो त्रैकालिक अभाव का निश्चय हुआ क्या? नहीं हुआ। किंतु भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति से ऐसा मालूम पड़ता है क्या पूर्व काल में घट था? नहीं। अभी है? नहीं। भविष्य में होगा? नहीं। तीनों काल में घट का अभाव, तो त्रैकालिक घट का अभाव प्रतीत हो रहा है कि नहीं? इसीलिए भूतले घटो नास्ति, इस प्रतीति से सिद्ध जो अभाव है वही है क्या? अत्यंत अभाव। वो क्या हुआ? अत्यंत अभाव। तो वही देखिए, त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न, तीनों काल में संसर्ग त्रैकालिक, तीनों काल में संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका ऐसा जो अभाव, उसको कहेंगे क्या? अत्यंत अभाव। उदाहरण दिया, यथा भूतले घटो नास्ति इति। क्या प्रतीति आई? यथा भूतले घटो नास्ति इति, है कि नहीं? ये हुआ मूल में। अब पद कृत्य में देखिए, अत्यंताभावम लक्षयति त्रैकालिक इति। अब अत्यंताभाव का लक्षण कर रहे मूलकार किस पंक्ति के द्वारा? त्रैकालिक इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे पद कृत्यकार, त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अत्यंताभावः। बोलो भाई। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अत्यंताभावः। पुनः एक बार, त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अत्यंताभावः। ठीक है जी। अर्थ क्या? त्रैकालिकत्वे सति, इसका अर्थ है नित्यत्वे सति। अत्यंत भाव नित्य है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव नित्य नहीं है, लेकिन अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव द्वाभाव कैसे है? नित्य है। तो अर्थ क्या हुआ? त्रैकालिकत्वे सति मतलब जो तीनों काल में है, अर्थात नित्य है। नित्य होता हुआ जो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता वाला है, उस अभाव को कहेंगे क्या? अत्यंत अभाव। बात समझ में आई? चलिए आगे लिखते हैं, ध्वंस प्राग भाव वारणाय त्रैकालिक इति। अब देखिए, लक्षण में त्रैकालिकत्वे सति पद नहीं दिया, समझ लीजिए।
तो लक्षण क्या बचेगा? संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव। बस संसर्ग से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता वाला जो अभाव, उसको कहेंगे अत्यंत अभाव। तो लक्षण कर रहे किसका? अत्यंत अभाव का। जाएगा किसमें? प्राग भाव में जाएगा। और किसमें जाएगा? प्रध्वंसा भाव में जाएगा। क्यों? कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का जो प्रतियोगी है वो भी कैसा है? संसर्ग से युक्त है, संसर्ग से अवच्छिन्न है। कोई संबंध वहां पर भी है कि नहीं? उत्तर कालत्व रूप संबंध, चाहे पूर्व कालत्व रूप संबंध वहां पर भी है। क्यों? मगा पहले कह दिया समवायेन कपाले घटो नास्ति। क्या? समवायेन कपाले घटो नास्ति। तो घट नहीं है कहां पर? कपाल में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो प्रतियोगी कौन हुआ? घट। अभाव किसका कह रहे? घट का। समवायेन कपाले, कपाल में घटो नास्ति। तो घट नहीं है तो अभाव किसका? घट का। प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध कौन? समवाय है कि नहीं? क्यों? ऐसा भी कर सकते हैं। क्या? प्राग भाव चल रहा है ना? तो प्राग भाव जो होता है पूर्व कालत्व है कि नहीं? पूर्व कालत्व रूप संबंध से अवच्छिन्न होता है। पूर्व काल, क्योंकि पूर्व काल में प्राग भाव का किसका? हाँ, वो उत्तर कालत्व। प्राग भाव का क्या बोलेंगे? उत्तर कालत्व। तो उत्तर कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह प्राग भाव। बोलो। उत्तर कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह प्राग भाव। प्राग भाव कैसा होता है देखिए, बोलो एक बार। उत्तर कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह प्राग भाव। क्योंकि प्राग भाव का प्रतियोगी जो घट अभी नहीं है, पीछे भी नहीं था, किंतु उत्तर काल में आने वाला है। उत्तर कालत्व संसर्ग, उत्तर कालत्व रूप संसर्ग संबंध उससे अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका ऐसा अभाव हुआ। कौन? प्राग भाव। और प्रध्वंस कैसा हुआ फिर? पूर्व कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह प्रध्वंस। बोलो। पूर्व कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता कह प्रध्वंस। घट प्रध्वंस। पुनः एक बार। क्या? पूर्व कालत्व संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता घट प्रध्वंस। घट प्रध्वंस। प्रतियोगी कौन? घट। प्रतियोगिता किसमें? घट में। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन? पूर्व कालत्व। कौन हुआ? पूर्व कालत्व। और प्राग भाव के बारे में प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन? उत्तर कालत्व। कहने का तात्पर्य है कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव इनका जो प्रतियोगी होता है, उस प्रतियोगी में रहने वाली जो प्रतियोगिता है वह भी किसी न किसी संसर्ग से अवच्छिन्न है। अब आपने लक्षण में से क्या कर दिया? पद हटा दिया। कौन सा? त्रैकालिकत्वे सति। तब लक्षण क्या बचा? संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का। तो संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव जैसा अत्यंत अभाव है वैसा प्राग भाव प्रध्वंसा भाव भी है। लक्षण कर रहे हैं अत्यंत अभाव का। गया किसमें? प्राग भाव में और प्रध्वंसा भाव में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? पद दिया, तब अतिव्याप्ति नहीं होगी। लग गया पंक्ति? चलिए। ध्वंस प्राग भाव वारणाय त्रैकालिक इति हो गया ना जी? आगे चलिए। भेद वारणाय संसर्ग इति। ठीक है, चलिए एक बार पुनः लक्षण बोलिए पूरा की पूरा अत्यंत अभाव का। पदकृत्य में छपा है वो। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव। बोलो। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता अत्यंताभाव। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। यहां पर जो संसर्ग पद आया है ना, इसका अर्थ लिखिए। संसर्ग,
संसर्ग शब्द का सामान्य अर्थ हुआ संबंध, लेकिन उसका विशेष अर्थ बताता हूं। तादात्म्यातिरिक्त संबंध संसर्ग। तादात्म्यातिरिक्त संबंध संसर्ग। हो गया? चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या अर्थ हुआ भाई? तादात्म्यातिरिक्त संबंध किस शब्द का अर्थ हुआ? संसर्ग। ठीक है ना? संसर्ग संबंध, संसर्गावचिन्ह कहा है ना? संसर्ग मतलब तादात्म्य को छोड़कर संबंध। तादात्म्य नहीं लेना, तादात्म्य को छोड़कर, तादात्म्य भी एक क्या है? संबंध है। उस तादात्म्य को छोड़कर बाकी सभी संबंध किस शब्द से? संसर्ग शब्द से। समझ में आया? अब चलिए एक बात ध्यान रखनी है कि अन्योन्याभाव, अन्योन्याभाव के लिए पर्यायवाची शब्द है भेद। भेद का मतलब है अन्योन्याभाव, और उस अन्योन्याभाव का भी एक प्रतियोगी होता है। ठीक? और अन्योन्याभाव का जो प्रतियोगी है, उस प्रतियोगी में रहने वाली जो प्रतियोगिता है, उस प्रतियोगिता का अवच्छेदक संबंध है तादात्म्य। क्या जी? तादात्म्य। अर्थात अन्योन्याभाव की जो प्रतियोगिता होती है वो तादात्म्य संबंध से ही अवच्छिन्न होती है। किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से ही अवच्छिन्न होती है, अन्य किसी संबंध से अवच्छिन्न नहीं होती है। किस अभाव की प्रतियोगिता? अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता। इतना याद रखाना। तो अब लक्षण बोलिए पुनः अत्यंताभाव का। ठीक है? अब इस अभाव में से, इस अभाव के लक्षण में से संसर्गावच्छिन्न इतना पद को हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। ध्यान दीजिए। त्रैकालिकत्वे सति प्रतियोगिता का, त्रैकालिकत्वे सति मतलब नित्यत्वे सति, नित्य होता हुआ जो प्रतियोगिता वाला है उस अभाव को कहेंगे अत्यंत अभाव। यह अर्थ हुआ। फिर समझ में आया कि जो नित्य है और प्रतियोगिता वाला है ऐसा जो अभाव, उसको क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव। अब यह अभाव का लक्षण, अत्यंत अभाव का लक्षण प्राग भाव में जाएगा क्या? क्यों? प्राग भाव में क्यों नहीं जाएगा? तो नित्य नहीं है। हाँ, त्रैकालिक पद दिया ना, पीछे कहा कि नहीं? त्रैकालिक पद दिया तो प्राग भाव में और प्रध्वंस भाव में लक्षण नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या लक्षण बना फिर? हाँ, प्रतियोगिता का अभाव अत्यंत अभाव। त्रैकालिकत्वे सति प्रतियोगिता का अभाव है कि नहीं? नित्य होता हुआ जो प्रतियोगिता वाला अभाव है उसको कहेंगे क्या? अत्यंत अभाव। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो प्राग भाव और प्रध्वंस भाव में लक्षण जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? त्रैकालिक पद उसमें दिया है इसलिए लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन जैसा अत्यंत भाव नित्य है वैसा अन्योन्या भाव भी नित्य है। अन्योन्या भाव क्या है? नित्य है, त्रैकालिक है, और उसका भी कोई न कोई प्रतियोगी होता है, अर्थात प्रतियोगिता वाला वो भी है। कौन? अन्योन्या भाव। तो लक्षण गया फिर किस में? अन्योन्या भाव में। किसका लक्षण? अत्यंत भाव का लक्षण। कौन सा लक्षण? त्रैकालिकत्वे सति प्रतियोगिता अभाव अत्यंत अभाव। त्रैकालिक होता हुआ जो प्रतियोगिता वाला है तो अन्योन्या भाव भी वैसे ही है, तो लक्षण कर रहे हैं अत्यंत भाव का। गया किसमें? अन्योन्या भाव में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए अत्यंताभाव के लक्षण में पद दिया। कौन सा? संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता। ध्यान दीजिए भाई, कौन पद दिया? संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता का संसर्गावच्छिन्न ये पद दिया। अब संसर्गावच्छिन्न ये पद देने के बाद अत्यंताभाव का क्या लक्षण बनेगा? अब अत्यंताभाव का लक्षण अन्योन्या भाव में जाएगा क्या? नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? वो नित्य नहीं है क्या? है। उसका कोई प्रतियोगी नहीं होता है क्या? है। होता है। फिर संसर्गावच्छिन्न चाहिए हमको।
और संसर्ग शब्द का अर्थ क्या कर दिया? तादात्म्य से भिन्न। और उसका प्रतियोगी होता है अन्योन्या भाव का प्रतियोगी जो है, उसकी प्रतियोगिता किस संबंध से अवच्छिन्न होती है? तादात्म्य। और हमको क्या चाहिए? तादात्म्य से भिन्न। संसर्ग पद का अर्थ वही है ना, इसलिए अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। किसमें? समझ में आया? तो लक्षण बना। फिर तो क्या लक्षण बना, बोलो एक बार। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अत्यन्ताभावः। त्रैकालिकत्वे सति संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अत्यन्ताभावः। अब लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अन्योन्याभाव अर्थात भेद, भेद के ऊपर मतलब अन्योन्याभाव के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए कौन पद दिया? पंक्ति देखिए, भेद वारणाय संसर्ग इत्यादि, है कि नहीं? भेद मतलब अन्योन्याभाव, उस पर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया कौन सा? संसर्गावच्छिन्न इति। हो गया ना? आगे चलिए। अब अंतिम का भाव कौन? अन्योन्याभाव। अब उसका लक्षण कर रहे हैं। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अन्योन्याभावः। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अन्योन्याभावः। किसका लक्षण कर रहे हैं? अन्योन्याभाव का। क्या लक्षण है बोलो? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अन्योन्याभावः। यथा घटो घटः पटो न इति। देखिए भाई, घट घटः पटः न मतलब सामने रखा है कौन? घट। और घट मतलब पट है क्या? नहीं। भले घट के ऊपर पट रखा हो तो भी घट और पट दोनों एक हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। घट अलग है, पट अलग है। तो घटः पटो न, इसमें अनुयोगी कौन है? घट। जिसमें अभाव कहना है वो अनुयोगी, जिसका अभाव वो प्रतियोगी। तो घट में कह रहे तो घटः पटो न, तो पट क्या हुआ? प्रतियोगी। पट क्या हुआ? प्रतियोगी। इतनी बात समझ में आई? ध्यान दीजिए, एक नियम है, कोई भी वस्तु अपने अपने में किस संबंध से रहती है? तादात्म्य संबंध से। कोई भी वस्तु अपने अपने में किस संबंध से रहती है? जैसे घट भूतल पर रहेगा किस संबंध से? संयोग संबंध। घट भूतल पर किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। घट कपाल में किस संबंध से रहेगा? हाँ, समवाय संबंध से। क्या जी? लक्षित नहीं है, चिंतन नहीं करत है कि नहीं? घट भूतल में किस संबंध से रहेगा? घट कपाल में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। घट माथे पर किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। बात समझ में आया कि नहीं? घट घट में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से। ये घट दूसरे घट के ऊपर किस संबंध से रहेगा? संयोग संबंध से। बात समझ में आया? और जो घट बता रहे वही घट उसमें ही किस संबंध से? तादात्म्य संबंध से। आप बताइए, समझ लीजिए, पट लीजिए, पट पट में किस संबंध से रहेगा? तादात्म्य संबंध से। पट का घट के साथ तादात्म्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो घट में पट तादात्म्य संबंध से है क्या? नहीं है। फिर क्या है? तादात्म्य संबंध से पट का घट में अभाव है। क्या जी? तादात्म्य संबंध से पट का घट में अभाव है। यही है अन्योन्याभाव, अर्थात पट का घट का भेद है। तो घट में अभाव है कि नहीं? किसका? पट का। यद्यपि घट के ऊपर पट रखा है, घट के ऊपर पट किस संबंध से है? संयोग संबंध से है, तो भी उस पट का तादात्म्य घट के साथ होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। तो घट में पट का तादात्म्य है क्या? नहीं है। तादात्म्य होता तो बोल सकते थे क्या पट तादात्म्य संबंध से घट में है, ये बोल सकते थे। जैसे पट पट में तादात्म्य संबंध से है ना, वैसा पट घट में तादात्म्य संबंध से है क्या? नहीं। तो तादात्म्य संबंध से क्या है? पट का अभाव। कहा? घट में। तो घट में तादात्म्य संबंध से पट का अभाव है। पट का अभाव।
पट का अभाव, उस अभाव का प्रतियोगी कौन? पट। प्रतियोगिता किसमें? पट में। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कौन? तादात्म्य संबंध। क्योंकि बताया था ना, जिस संबंध से अभाव कह रहे हैं वही संबंध प्रतियोगिता का क्या होता है? अवच्छेदक होता है कि नहीं? फिर अन्योन्य भाव का जो प्रतियोगी होता है उसमें रहने वाली प्रतियोगिता किस संबंध से अवच्छिन्न होगी? तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न होगी। फिर हम बोल सकते हैं ना क्या? तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता कह अन्योन्या भाव। बोलो, समझ में आया? तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका, जिस अभाव का, ऐसा जो अभाव उसको कहेंगे क्या? अन्योन्या भाव। इतनी बात समझ में आई? देखिए पंक्ति मूल में, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह अन्योन्या भाव यथा घटः पटो न इति। पदकृति लिखिए भाई, अन्योन्या भावम लक्षयति तादात्म्येति। अब अन्योन्या भाव का लक्षण कर रहे किस पंक्ति के द्वारा? तादात्म्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अन्योन्या भावम लक्षयति तादात्म्येति। ठीक, आगे चलिए। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वारणाय तादात्म्य इति। समझ लीजिए, लक्षण में से तादात्म्य पद को हटा दिया तो लक्षण क्या बचेगा? बोलो, संबंध से अवच्छिन्न है प्रतियोगी जिसका, ऐसा भाव। इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या होगी? कहा प्राग भाव में, प्रध्वंसा भाव में और अत्यंता भाव में भी क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन सा? अब तादात्म्य संबंध हमको चाहिए। अब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, क्यों अत्यंता भाव, उसमें अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? उन अभावों का प्रतियोगी है ना, संबंध से अवच्छिन्न नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न नहीं होता है। समझ में आया ना? देखिए भाई, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव वारणाय तादात्म्य इति हो गया ना? आगे चलिए। अत्यंता भाव वारणाय तादात्म्यत्वेन संबंधः विशेषणीय है ना? क्या? अत्यंत भाव के ऊपर भी लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए संबंध का विशेषण देना चाहिए। क्या? तादात्म्य, अर्थात तादात्म्य पद देना आवश्यक ही है। तो लक्षण बन गया। फिर अन्योन्या भाव का क्या बना? बोलो, हो गया ना? चलिए आगे। अब आगे क्या है? हाँ, सर्वेषामपि पदार्थानां यथा यथं मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्त एव पदार्थाः इति सिद्ध। सर्वेषां पदार्थानां यथा यथं मुक्तेषु अंतर्भावात् सप्त एव पदार्थाः इति सिद्ध। ठीक, सर्वेषामपि पदार्थानां, सभी पदार्थों का, यथायथम मतलब जिसमें जो संभव हो उसमें अंतर्भाव कर देने से सात ही पदार्थ है। बोलेंगे सात ही तो बताए थे और सात ही बोल रहे, क्या बात है? तो देखिए भाई, एक न्याय शास्त्र है, एक वैशेषिक शास्त्र है। कनाद मुनि के द्वारा प्रणीत शास्त्र कौन सा? वैशेषिक शास्त्र। और गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया शास्त्र कौन शास्त्र? न्याय शास्त्र। ठीक है जी। तो न्याय शास्त्रकार 16 पदार्थ मानते हैं। न्याय शास्त्रकार कितने पदार्थ मानते हैं? 16। और वैशेषिक शास्त्रकार कितने पदार्थ मानते हैं? 7 है कि नहीं? अब बोल रहे हैं कि भाई 7 पदार्थों का आपने निरूपण किया, तो 7 से बाकी के बचे हुए कितने? 9। उन 9 पदार्थों का विवेचन क्यों नहीं किया? ऐसा होगा कि नहीं? तो उत्तर दे रहे ग्रंथकार कुछ बात नहीं बोले, उन सभी बचे हुए पदार्थों का अंतर्भाव इन 7 में ही कर लो, तब कितने हो जाएंगे? 7। पुनः प्रश्न आएगा कि किसका किसमें अंतर्भाव कर रहे, तो बोलेंगे उसमें कोई क्या बात है, लक्षण देख लो, जिसमें जिसका अंतर्भाव हो सकता है उसमें उसका अंतर्भाव कर दो, तो कितने हो जाएंगे? 7। इसलिए 7 ही पदार्थ का निरूपण हमने किया है। यह जो ग्रंथ है तर्क संग्रह दोनों शास्त्रों के सिद्धांतों को बताता है, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र। क्योंकि नैयायिकों ने कितने पदार्थ बताए हैं? 16।
वैशेषिकों ने कितने बताए हैं? 7 पदार्थ का विवेचन किया। ठीक। और प्रमाण के बारे में जब विचार करते हैं तो नैयायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं और वैशेषिकों ने 2 ही प्रमाण माने हैं। लेकिन यहां पर कितने प्रमाणों का विचार किया है? 4। तो प्रमाणों का विचार करते समय नैयायिक के लिए 4 प्रमाण और पदार्थों का विचार करते समय वैशेषिकों ने कहे हुए जो 7 पदार्थ है उनका ही विचार किया। समझ में आया? और अंतिम में भी कहेंगे कनाद न्याय मतयोः, अंतिम का श्लोक आएगा। मतलब दोनों शास्त्रों के सिद्धांतों का ज्ञान होने के लिए दोनों शास्त्रों का मिलकर एक ग्रंथ है। बात समझ में आया भाई? चलिए, तो फिर एक प्रश्न आएगा तो 16 पदार्थ कौन कौन है बताओ? तो लिख लीजिए आप लोग चाहे तो। प्रमाण, प्रमेय आपकी पुस्तक में है क्या? नहीं है ना? है क्या? है तो लिखने की जरूरत नहीं। देख लीजिए कहाँ है, बताओ उनको। 112 पेज पर देखिए भाई। पहला पंक्ति प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, यत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानात् निश्रेयसाधिगमः। बोलो भाई। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, यतिभावाच, छल, जाति, निग्रह स्थान। हाँ, निग्रह स्थान कितनी हुई? 16। ये न्याय शास्त्र का पहला सूत्र है कि नहीं? 16 पदार्थ इसमें बताए हैं। ठीक है जी। तो इन पदार्थों का अंतर्भाव किसमें करते हैं? 7। इसलिए पदार्थ कितने हो जाते हैं? 7। ठीक है जी। चलिए, और किसमें किसका अंतर्भाव करना है ये यदि आपको पढ़ना ही हो तो आप पढ़ सकते तर्क भाषा ग्रंथ, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखिए। देखा, सर्वेषाम अपि पदार्थानाम, बस समझ में आया? सभी पदार्थों का यथायथम, जिसमें जैसा संभव हो उसमें, उक्तेषु कथितेषु एव कथितेषु उक्तेषु अंतर्भावात्, कथित कथन किए हुए जो 7 पदार्थ है उसमें ही उन सबका अंतर्भाव होने के कारण सप्त एव पदार्था इति 7 ही पदार्थ है, ये बात सिद्ध हो गया ना जी। चलिए आगे क्या है? पदकृत्य है क्या? चलो भाई, कहाँ है पदकृत्य? हाँ, मिला ना? क्या पदकृत्य बोलो? हाँ, चलिए पहले अंतिम श्लोक पढ़ लेते हैं। कानाद न्याय मतयोर बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह अन्नं भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह। कानाद न्याय मतयोः बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नं भट्टेन विदुषा रचितः तर्क संग्रह। अन्वय कैसा? कानाद न्याय मतयोः बाल व्युत्पत्ति सिद्धये विदुषा अन्नं भट्टेन तर्क संग्रह रचितः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, कानाद क्या मतलब है भाई? कनादस्य इदम कानादम, कनाद ऋषि के द्वारा प्रणीत जो शास्त्र है उसको बोलते हैं कानाद शास्त्र। ठीक है। और न्याय शास्त्र, इन दोनों के मतों में, दोनों के सिद्धांतों में बाल व्युत्पत्ति सिद्धये, क्योंकि ये ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है? बालकों के लिए। बालानाम सुखोधाय क्रियते तर्क संग्रह। तो बालकों को है कि नहीं, व्युत्पत्ति सिद्ध, व्युत्पत्ति मतलब ज्ञान, प्रवेश, बालकों को इन दोनों मतों में, दोनों शास्त्रों के सिद्धांतों में प्रवेश होने के लिए
ज्ञान होने के लिए विद्वान ऐसे अन्नम भट्ट के द्वारा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ बनाया गया, रचित। इति महामहोपाध्याय अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह समाप्त। ठीक है, अब पदकृत्य बाकी है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजन मोक्ष इति आमनन्ति। ठीक है, बोलेंगे भाई आपने पदार्थों का विवेचन इस ग्रंथ में किया, लेकिन पदार्थों का ज्ञान हो जाने से क्या होगा, क्या फायदा, क्या है, प्रयोजन क्या है? तो वो स्वीकार करते लोग, नैयायिक वैशेषिक लोग बोलते हैं कि पदार्थों का तत्वज्ञान हो जाएगा। तत्वज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान जब समझ जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। समझ में आया? तो वही लिखा है, पदार्थ ज्ञानस्य परम प्रयोजन, पदार्थ ज्ञान का परम प्रयोजन कौन? मोक्ष इति आमनन्ति, स्वीकुर्वन्ति, स्वीकार करते हैं नैयायिक लोग, वैशेषिक लोग। सच, तो बोलेंगे भाई मोक्ष मिल जाता है, तो मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है? तो बता रहे सच सह मोक्ष। लेकिन मोक्ष की व्याख्या कर रहे हैं, मोक्ष क्या है, कौन मोक्ष है बता रहे हैं। सच आत्यंतिक एकविंशति दुख ध्वंस, बोलो आत्यंतिक एकविंशति दुख ध्वंस मोक्ष। मोक्ष कापी पर लिखिए, मोक्ष बराबर, एक ही पंक्ति में लिखी भाई, मोक्ष बराबर आत्यंतिक एकविंशति दुख ध्वंस। लिखिए, इतना देखकर लिखिए, मोक्ष बराबर आत्यंतिक एकविंशति दुख ध्वंस। ठीक है जी, लिखा। चलिए, मोक्ष का मतलब है अत्यंतिक 21 प्रकार के दुख का ध्वंस। 21 प्रकार का दुख का ध्वंस होना है। वो कैसा? अत्यंतिक, मतलब एक बार उन 21 प्रकार का दुख नष्ट हो गया तो पुनः वो दुख उत्पन्न नहीं होगा। जब तब उसको बोलेंगे क्या? मोक्ष। उस प्रकार के ध्वंस को मोक्ष कहते हैं। इनके मत में मोक्ष क्या हुआ? अभाव रूप हुआ। 21 प्रकार का दुख का ध्वंस, ध्वंस मतलब क्या है? अभाव। और वो अभाव कैसा? पुनः अत्यंतिक, उसको ही कहते हैं क्या? मोक्ष। इसमें कोई भाव पदार्थ की प्राप्ति नहीं है, अभाव ही क्या है? मोक्ष। समझ में आया? तो बोलेंगे भाई 21 प्रकार के दुख कौन कौन है वो भी बताना पड़ेगा, और अत्यंतिक दुख ध्वंस मतलब क्या ये भी बताना पड़ेगा। तो कापी पर लिखा है ना आपने, तो उसमें पहला पद क्या है? अत्यंतिक। उसके नीचे अधोरेखा कीजिए, अत्यंतिक के नीचे, फिर नीचे खड़ा बांध दीजिए और लिखिए आत्यंतिक शब्द का अर्थ स्वसमानाधिकरण, स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव, दुख प्राग भाव असमानकालीन, असमानकालीन किसका अर्थ है? आत्यंतिक का। हो गया ना? अब नीचे की पंक्ति में पूरा लक्षण लिखिए, आत्यंतिक पद नहीं डालना, नहीं, आत्यंतिक पद का जो अर्थ है ना उसको डालकर पूरा लक्षण लिखिए। तो क्या हो जाएगा? स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन एकविंशति दुख ध्वंस। नीचे के लाइन में लिखेंगे भाई, तो पता चलना चाहिए ना आत्यंतिक पद का कितना अर्थ किया है। तो एक ही साथ लिखेंगे तो फिर क्या पता चलेगा? मोक्ष बराबर, ऐसा कर सकते हैं। अब 2 लाइन में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोक्ष बराबर स्वसमानाधिकरण दुख प्राग भाव असमानकालीन एकविंशति दुख ध्वंस। समझ में आया?
बोलो लक्षण एक बार मोक्ष का। सब एक साथ में बोलेंगे भाई, लिखना हुआ ना, एक साथ बोलेंगे। स्व समानाधिकरण दुख प्रागभाव असमान कालीन एक विंशति दुख अंशः मोक्षः। पुनः एक बार। स्व समानाधिकरण दुख प्रागभाव असमान कालीन एक विंशति दुख अंशः मोक्षः। समझ में आया? अब इस मोक्ष की व्याख्या को याद करके आएंगे कल, फिर आगे का विचार, उसका अर्थ कल बताएंगे, फिर आगे का अर्थ भी कल ही बताएंगे। इस मोक्ष की व्याख्या क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है जी, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।